अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಸಾಕ್ ಬಿಲ್ಗಿ ಫಾರ್ ಜಿ ಕೆ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆವು, ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆವು. ವ್ಯಾಕರಣದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾದಂತಹ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾದಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಸಜಾತಿ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, ವಿಜಾತಿ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರಂಥ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. तो आपको जो भी लिंक चाहिए, अगर पिछले वाले वीडियोस की कन्नड़ा की, तो वो आपको लिंक में नीचे लिंक में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग. हमने कन्नड़ा ग्रामर पढ़ा था, वर्णमाले पढ़ा था, सजाति और विजाति के वत्तक्षर पढ़े थे. आज उसी कन्नड़ा ग्रामर का एक अंश संधि को पढ़ेंगे. संधि किसको कहेंगे? तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, दो घरों के बीच में जो जगह रहता है उसको ही हम संधि कहेंगे, उसको ही हम क्या है सांध कहेंगे. तो उसी तरह यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है. क्या है? वहां पे दो घरों के बीच में कॉन्सेप्ट चल रहा था, यहाँ पे दो अक्षरों के बीच में होता. दो अक्षर, दो पद नहीं, दो अक्षरों के बीच में. तो इसीलिए तो उन्हें क्या बोल रहे हैं, संधि की डेफिनेशन. ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು, ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು? ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು. दो अक्षर होना चाहिए. ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು अर्थपूर्णವಾಗಿ, मीनिंगफुल. कैसे अर्थ? वो भी दो अक्षर कैसे रहना? मीनिंगफुल वाले अक्षर रहना. ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ, टाइम वेस्ट किए बिना मिलना, उसको ही हम संधि कहते हैं. कूड़ूदक्के बोले तो मिलना. अभी एग्जाम्पल, यहां पे एक वर्ड है मनेयल्ली, तो इसको हमें संधि कैसा बनाएंगे? मने प्लस अल्ली. यहां पे मने अल्ली, मने अल्ली. मने के बाद में जो सांस छोड़ रहे हैं, हमें टाइम छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे? हाँ, वही बोल रहे हैं, टाइम मत छोड़ो, टाइम मत छोड़ो, ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೂಡ್ಬೇಕದು, ಮಿಲ್ನಾ ಹೈ वो चीज. ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ओके, अभी यहाँ पे तो टाइम का समझ में आया. इधर ಮೊದಲನೆಯ ಪದವನ್ನು पूर्व पद, इसके पहले पद को हमें क्या बोलते हैं? पूर्व पद. कौन सा पद? पूर्व पद. और दूसरा जो आगे वाला वर्ड है, जो सेकंड वर्ड है, उसको हमें क्या कहेंगे? उत्तर पद करने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद, ये वर्ड याद रख लो. पूर्व पद उत्तर पद. अब स्टार्ट करेंगे कन्नड़ में. कितने संधि कितने कितने पढ़ते हैं मैं बोल के? टोटली हमको 11 संधियां पढ़ना है. कितने संधियां पढ़ना? 11. उसमें कन्नड़ के संधि के अंदर दो प्रकार है, कन्नड़ संधि और संस्कृत संधि. कन्नड़ के संधि कितने? 3. संस्कृत के संधि 8 है. सर हम कन्नड़ा पढ़ रहे हैं, संस्कृत कहां पढ़ रहे हैं? इसका मतलब ये है, कन्नड़ के कुछ वर्ड संस्कृत से आए हुए हैं, कुछ वर्ड चेंज होके आए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं संस्कृत के. इसीलिए संस्कृत संधि भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है. इसे हमें क्या बोलते हैं? तत्सम तद्भव. तत्सम एंड तद्भव. तो तत्सम तद्भव में क्यों इस्तेमाल करते हैं? तत्सम बोले तो संस्कृत के आने वाले वर्ड थोड़े बहुत चेंजेस से, तद्भव बोले तो चेंज किए बिना आने वाले वर्ड. कुछ संस्कृत के वर्ड हमारे पास आए, इसीलिए संस्कृत की संधि भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी. तो कन्नड़ संधि कितने? 3. संस्कृत संधि कितने? 8. सर हमें ये कन्नड़ संधि है, ये संस्कृत संधि है, कैसा पहचान सकते हैं? अगर दोनों वर्ड कन्नड़ा के रहेंगे, इधर का वर्ड भी और इधर का वर्ड भी, दोनों भी कन्नड़ा के रहेंगे, तो वो कौन सी संधि? कन्नड़ संधि. अगर इधर कन्नड़ का है, इधर संस्कृत का वर्ड है, तो वो संस्कृत संधि है. अगर इधर संस्कृत है, इधर कन्नड़ का है, वो भी संस्कृत संधि है. और दोनों तरफ भी संस्कृत है, तो वो भी संस्कृत संधि है. दोनों तरफ अगर कन्नड़ा वर्ड रहेंगे तभी तो वो कन्नड़ संधि कहलाएगा. समझ में? एग्जाम्पल दूं? ले लो एग्जाम्पल. कौन सा? ऊरूरू. कौन सा? ऊरूरू. इसमें दो वर्ड मिले. कौन सा? ऊरू प्लस ऊरू.
तो यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है, यहाँ पे भी छोटा ऊ है, लगते जब बड़ा ऊ लग रहा है, ये सवर्ण दीर्घ संधि होती सर बोले जैसा नहीं है, दोनों भी कन्नड़ वर्ड हैं। तो ऊर ऊरू सवर्ण दीर्घ संधि नहीं होता, ऊर ऊरू कौन सा संधि होता है? कन्नड़ संधि है, इसीलिए इसको लोप संधि कहा जाता है, क्योंकि एक ऊ कैंसल हो रहा है, सॉरी एक रू कैंसल हो रहा है, दूसरे बाद में बड़ा ऊ आ रहा है, तो उसको लगा रहे हैं। हाँ समझ में आ रहा है कन्नड़ और संस्कृत संधि। उसी तरह कन्नड़ के अंदर दो प्रकार हैं फिर कन्नड़ संधि में, स्वर संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, ठीक उसी तरह संस्कृत के में भी दो प्रकार हैं। कौन सी संधि? स्वर संधि और व्यंजन संधि। सर इसको स्वर संधि और व्यंजन संधि क्यों बोल दें? अगर स्वर के सामने स्वर आके संधि बन रहा है तो उसको स्वर संधि कहेंगे। अगर व्यंजन के सामने स्वर, स्वर के सामने व्यंजन, या व्यंजन के सामने व्यंजन आएगा तो उसको व्यंजन संधि कहेंगे। अब आपको स्वर क्या है व्यंजन क्या है नहीं समझ में आता तो हमारे पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं किसको स्वर कहते हैं और किसको व्यंजन। ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो हमारे कन्नड़ा के अंदर कितने स्वर संधि हैं? दो स्वर संधि हैं और एक ही एक व्यंजन संधि है कन्नड़ा में। और उसी तरह संस्कृत में 4 स्वर संधि हैं, 4 व्यंजन संधि हैं। सर कन्नड़ा के अंदर वो कौन सी एक लौती व्यंजन संधि है? वो है आदेश संधि। यहाँ पे 2 स्वर संधि कौन से हैं? लोप संधि, आगम संधि। ये ना लोप संधि मीनिंग बता रहे हैं क्या हो रहा है, कोई ना कोई वर्ड यहां से निकल के चला जा रहा है। आगम संधि, आगे अम्मा बिला रहे उसको, आगम संधि। तो आदेश संधि बोल रहे ऑर्डर, ऑर्डर, ये चीज करना है तो यही चीज करना है, ये वर्ड आना है तो यही वर्ड आना है, दूसरे वर्ड नहीं आ पाएंगे, आदेश हो रहा है। ठीक है, आदेश संधि। तो उसी तरह अभी यहाँ पे कौन से हैं? संस्कृत संधि की तरफ चलो। पहला वन सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। सर सवर्ण दीर्घ संधि में क्या खिचड़ी पकड़ी? नॉर्मल से कौन सा है? सवर्ण, वर्ण बोले तो अक्षर, एक जैसे दिखने वाले अक्षर आएंगे और उसमें बड़ा अक्षर, घर का बड़ा भाई उसका बड़ा अक्षर लगेगा, सवर्ण दीर्घ संधि। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि नाम के जैसा नहीं है, उसके अंदर गुण पहचानना पड़ेगा, उसके अंदर क्या क्या खिचड़ी पकड़ी समझना पड़ेगा। उसके बाद में आते जस्त्व संधि, श्चुत्व संधि, अनुनासिक संधि, विसर्ग संधि। 4 संधि है, जस्त्व, श्चुत्व, अनुनासिक एंड विसर्ग संधि। इतने अलग अलग टाइप के हमारे पास संधि हैं, समझ में आ रहा है? ये जो संधि हैं इनके नाम तुम्हें पहले अच्छी तरह से याद रखो, नाम तुम्हें अच्छी तरह से याद रखेंगे, अगले की संधि समझने में हमको आसानी होगी। उस पूरे संधियों की मैं रूल्स भी निकालता हूं, उस रूल्स को इस वीडियो में देखेंगे, अगले वाले वीडियो में उसको हमें डिटेली एग्जाम्पल के साथ संधियों को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो लोप संधि, तो मैंने पहले ही कहा है इस वीडियो में हम क्या है रूल्स देखना है, क्या रूल्स है। लोप संधि की डेफिनेशन क्या है? स्वरद मुंदे स्वरऊ बंधु, स्वरद मुंदे स्वरऊ बंधु पूर्व पदद ಸ್ವರವು ಲೋಪವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। सर क्या बोले जी, दिमाग कुछ नहीं लगा, तो रूल नॉर्मल सा याद रखो, तो डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। स्वर यहाँ पे आना है, उसके बाद में प्लस आएगा, स्वर के बाद में फिर एक प्लस आएगा, प्लस के बाद में स्वर आएगा, स्वरद मुंदे स्वरा, पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, रूल खत्म। स्वरद मुंदे स्वर, स्वर के सामने स्वर आया, उसके अंदर पूर्व पदद स्वर, ये जो स्वर है ये स्वर लिखते जब क्या होना है? लोप होना है, मतलब किडनैप होना है, मतलब मिस होना है। ये वर्ड ये जो वर्ड है वो वर्ड हमें जब लिखती अक्षर कोई भी कौन सा भी पद लिखते हैं, संधि लिखते हैं, तो उसके अंदर ये वर्ड नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखा तो दूसरी संधि होती, अगर नहीं दिखा तो लोप संधि डेफिनेटली होती। ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವು ಬಂದು ಪೂರ್ವ ಪದದ ಸ್ವರವು ಲೋಪವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। स्वर के सामने स्वर, पहला वाला स्वर मिस, काम खत्म लोप संधि का। नेक्स्ट
दूसरे नंबर पे संधि आती कौन सी? आगम संधि। नाम कैसा है देखो, आगम संधि, मतलब आगम, बुला रहे हैं उसे, वेलकम साहेब, आगम संधि। तो आगम संधि के क्या रूल्स हैं सर? नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी एक स्वर संधि है, तो मतलब स्वर यहाँ पे भी आएगा, स्वर इधर भी आएगा। लेकिन सर यहाँ पे भी है तो जी, आगे सुनो अभी। स्वरद मुंदे स्वरऊ बंधु पूर्व पदद स्वरऊ ಲೋಪವಾದರೆ ಅರ್ಥ ಕೆಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ಲೋಪ ಮಾಡದೆ ಯ ಮತ್ತು ವ ಕಾರಾಗಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು। देखो, अगर स्वर के सामने स्वर आया फिर भी मीनिंग नहीं बन रहा, मीनिंग खराब हो रहा है, किस कब? अगर पूर्व पद का स्वर लोप करे, तो लोप करने के बाद में अगर मीनिंग आया तो लोप संधि, लोप करने के बाद में अगर मीनिंग खराब होने लगा तो हम क्या करना है, उस जगह पे दूसरे वर्ड्स लेना है। दूसरे कौन से वर्ड लेना है? या तो व, यकारागम संधि, वकारागम संधि। य आगम, य को यकार आया, आगम हुआ तो यकार आगम, वकार आगम हुआ तो वकार आगम, यकार आगम संधि, वकार आगम संधि। आसान कॉन्सेप्ट है, क्लियर है पॉइंट। अब इनके बाद में आते कौन सा? आदेश संधि। कौन सी संधि? आदेश संधि। तो आदेश संधि के क्या रूल है? नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। क्या नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है? उत्तर पदದಲ್ಲಿ ಕ ತ ಪಗಳು ಬಂದರೆ ಸಂಧಿಯಾಗುವಾಗ ಗ ದ ಬಗಳು ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। देखो, उत्तर पद में प्लस के बाद में क त प आए, वर्ड लिखते जब वर्ड संधि बना के लिखती, उसके अंदर क दिख रहा ही नहीं है, ग दिख रहा है, तो वो आदेश संधि है। त दिख रहा ही नहीं है, द दिख रहा है, तो आदेश है। छुड़ाते जब तुम्हें उसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर क त प आ रहा है, क आ रहा है या त आ रहा है या प आ रहा है, लिखते जब क की जगह ब लग रहा है, क के जगह ग लग रहा है, त के जगह द लग रहा है, प के जगह ब लग रहा है, तो उसको हम आदेश संधि कहेंगे, क्योंकि ऑर्डर है। ऑर्डर क के जगह ग ही आना है, ऑर्डर त की जगह द ही आना है, ऑर्डर प के जगह ब ही आना है, तो ये ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आते सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण, कौन सा वर्ण? सवर्ण दीर्घ। तो नाम में ही संधि है जी, कैसा? सवर्ण दीर्घ संधि। सर अब ये सवर्ण किसको कहेंगे, पहले वो समझना है भाई। सवर्ण किसको कहेंगे? सवर्ण अ आ, ये सवर्ण है, एक जैसे दिखने वाले वर्ड। भाई भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़े भाई छोटे भाई, ठीक है। अ आ, नेक्स्ट ई ई उ ऊ, ए ए ओ ओ, ये सवर्ण रहेगा। अब इसका रूल्स कैसा? मैं अ का बनाता हूं, बाकी के तुम्हें बना को प्रैक्टिस करो। कैसा? अगर यहां पे अ आया, प्लस के बाद में भी अ आया, लेकिन जब वर्ड लिखते रहते हमको आ ही लगाना है, चेंज नहीं होगा भाई। ठीक है, अगर यहां पे आ आया, इधर सामने भी आ आया, फिर भी हमको आ ही लगाना है, एक आज कैंसिल होते। ठीक है, यहाँ पे अ है, यहाँ पे आ है, फिर भी हमको क्या लगाना है? अ को कैंसिल करके आ ही लगाना है। यहाँ पे भी आ है, इधर अ है, तो हमको क्या लगाना है? आ ही लगाना है। इसे बोलते हैं हमें सवर्ण दीर्घ संधि। समझ में आ रहा है कि नहीं? अ के सामने अ। तो इसी तरह ई का भी करो। क्या ई का कर दें? ई इधर आ रहा है, छोटी ई इधर आ रहा है, तो लगते जब क्या लगना है? ई ही लगना है, बड़ी ई लगना है। इधर बड़ी ई है, इधर भी बड़ी ई है, तो बड़ी ई ही लगाना है। ऊ, नेक्स्ट क्या है? छोटी ई है, बड़ी ई है, ई ही लगाना है। बड़ी ई और ई है, तो बड़ी ई ही लगाना है। तो इसे ये इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो गुण संधि की क्या रूल है। गुण संधि में कैसा है? पहले वर्ड में
पूर्व पद के अंदर अ आ ही आना है, दूसरे वर्ड नहीं आ सकते, अ आ ही आना है। इधर अ आए तो सामने अगर ई और ई लगे तो हमको वर्ड लिखते जब क्या लगना है, ए लगाना, ना तो ई लगना है ना तो अ लगना है, दोनों कैंसिल, ढा, दोनों भी गए, नया वर्ड ही आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अगर अ आ के सामने ऊ आया तो हमको लगाना है ओ। अगर इन दोनों के सामने अगर रू बोलने का वर्ड आया, कौन सा वर्ड, रू बोलने का वर्ड आया, तो हमको क्या लगाना है, अरकार लगाना है, जिसे हमें अर बोल के पुकारते हैं, अरका वाली बोलते हैं, अर लगाना है। ये गुण संधि के रूल्स है। नेक्स्ट वृद्धि संधि, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, सिक्स्थ वन। तो वृद्धि संधि के क्या रूल्स हैं, तो वृद्धि संधि के रूल्स है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी अ, यहाँ पे भी अ और आ ही है, इधर कौन से मिस्ट है, ए आई आ गया है तो डेफिनेटली तुमको आई ही लगाना है। ओ औ आ गया तो आपको क्या लगाना है, औ ही लगाना है। समझ में आ रहा है, ये कौन सी संधि के हैं, वृद्धि संधि। उसके बाद में आते यण संधि, कौन सी संधि, यण संधि। ठीक है, यण संधि, तो यण संधि के क्या रूल है, अब उल्टा मामला है सब, क्या है, अब प्लस से पहले आएंगे ई और ई, ऊ और रू, प्लस से पहले आएंगे। यहां पे कौन सा भी स्वर क्यों ना आता कि नहीं, अन्य स्वर बोल के लिख लो, कोई भी स्वर आता कि नहीं, अन्य स्वर है। ठीक है, अन्य स्वर, तो हमको क्या करना है, ई के जगह य का वत लगाना है, ऊ के जगह व का वत लगाना है, और रू के जगह अर लगाना है। सर ये वत्तक्षर जितने भी आती हैं, य का वत्तक्षर है, व का वत्तर, वो यण संधि होती है, नहीं, हर हर वत्तक्षर आने वाला संधि, हर वत्तक्षर आने वाला वर्ड संधि यण संधि नहीं होगा, इसीलिए उसको छुड़ा के देखना पड़ेगा। हम देखेंगे ना, अभी देखेंगे, रूल्स जितना बोल रहा हूँ उतना याद करो ना भाई, तो उसके बाद में हम देखेंगे, डिटेल ही देखेंगे, हर कुछ डिटेल ही देखेंगे, टेंशन मत लो। तो यण संधि के बाद में 8th नंबर पे आता है जस्त्व संधि, कौन सी संधि, जस्त्व। तो जस्त्व संधि के क्या रूल है, तो जस्त्व संधि का नॉर्मल रूल है, क्या है, सेम आदेश संधि की तरफ। तो आदेश संधि प्लस के बाद में आदेश संधि में क त प लग रहे थे, यहाँ पहले ही लग जाते, क च ट त प, क च ट त प, प्लस से पहले लगना, प्लस के बाद में नहीं, अगर प्लस के बाद में लगेंगे तो आदेश संधि, क छ ट त प, प्लस से पहले लगेंगे। सर ये प्लस आ कहां से रहा है, तो ये प्लस वहां से आ रहा है, जैसा मैं अभी छुड़ाया तुमको, मनेयल्ली, तो मनेयल्ली का वर्ड कैसा लिख रहे हैं, मने प्लस अल्ली, मनेयल्ली, तो यहाँ का जो प्लस है मैं उसे बड़ा बना को लिखा रहा हूं, समझ में आंदे बोल। ठीक है, मैंने लिखा, ठीक है, ये बात समझ में आई कि ये चीज अलग है। तो प्लस को रियल ग्रामर में क्या तो बोलते हैं, मैथमेटिक्स तो नहीं है प्लस बोलने के लिए, तो आपको समझने के लिए प्लस का वर्ड इस्तेमाल करो, उसे बोलते अधिक। क्या वर्ड लेके पुकारते, अधिक, 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 अधिक करने के वर्ड से हमेशा पुकार दो, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट ले लो जस्तु संधि का। अभी इसके बाद में क्या लिखना है, तो पहले वर्गद मोदल अक्षर क च ट त प पहला ग्रुप है, तो इसका अपोजिट ग्रुप कौन सा है, थर्ड ग्रुप, जैसा कि अल्प प्राण में पढ़ रहे थे, ग ज ड द ब। इसका मतलब क्या है, अगर क आएगा प्लस से पहले वर्ड में तो ग लगाना है, अगर च आएगा तो ज लगाना है, अगर ट आएगा तो ड लगाना है, अगर त आएगा तो द लगाना है, अगर प आएगा तो ब लगाना जरूरी है। समझ में आ रहा है, रूल समझ में आए तो बात समझ में आ दो। शुत्व संधि, शुत्व संधि के अंदर क्या है, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है, श आया तो श के जगह च लगते, या तो च आया तो श उसके जगह, मतलब स आया तो भी श ही लगते, श आया तो स ही लगते,
तो श और स और च के बीच में यहाँ पे खिचड़ी पक दो, ठीक है। तो इसीलिए तो नेक्स्ट पॉइंट अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में क्या है, क च ट त प प्लस से पहले आते हैं। सामने बाजू कौन सा भी अन्य अनुनासिक आता कि नहीं, कौन सा भी अनुनासिक आता कि नहीं। अगर क के सामने कौन सा भी एक अनुनासिक आया तो हमको क्या लगाना है, न्य लगाना है, य न म, इसके हिसाब से। प आया तो प के सामने अगर कौन सा भी अनुनासिक आया तो म ही रखना है। त के सामने अगर कोई अनुनासिक आया तो न ही रखना है। ट के सामने कौन सा भी अनुनासिक आया तो न ही रखना है। च के सामने कौन सा भी अनुनासिक है तो यहाँ रखना है। और क के सामने कौन सा भी अनुनासिक है तो न्य रखना है। उसके बाद में विसर्ग संधि, जहां पे आपको विसर्ग दिखेगा, आसान सा कॉन्सेप्ट, जो वर्ड में आपको विसर्ग दिखेगा वो विसर्ग संधि होगी। समझ में आ रहा है, वो आसान कॉन्सेप्ट है, वो एक छोड़ दो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।